बड़े पापा। हाँ बेटे। बेटे, तुमने सोचा होगा कि कल ही तुमने बिजनेस में हाथ बटाने की बात की और आज ही बड़े पापा ने सारा बोझ ही कंधों पर डाल दिया। नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? आप बोलिए, क्या बात है? बेटे, ये जो प्रॉब्लम चल रही है हमारी, मेरी गिरफ्तारी की, ऐसे हाल में मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अपने स्टाफ का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा ही है बेटे। क्या इज्जत रहेगी हमारी? बेटे, जब तक ये मसला हल नहीं होता मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, और ना ही दीपक। मैं हूं ना बड़े पापा। राहुल को भी तुम्हारे साथ भेज देता, लेकिन नहीं, उसे मत डिस्टर्ब कीजिए, उसके एग्जाम्स हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। बेटे, मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है मैंने। तुम नए हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू बड़े पापा, आई डू माई बेस्ट। आई नो बेटे। और एक बात, जब तुम ऑफिस जाओगे, श्रुति की मदद जरूर लेना। वो ऑफिस के काम के बारे में सब कुछ जानती है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले उसे कंसल्ट जरूर करना। जी। जाओ, ऑफिस जाने की तैयारी करो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गुप्ता जी, लेकिन आपसे मिलना आज मेरे लिए मुमकिन नहीं है। नहीं नहीं, मैं मीटिंग कैंसिल नहीं कर रही हूँ। मेरी एक सीनियर कलीग है मिस्टर प्रकाश, वो आएंगे आपसे मिलने। जी जी, उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है। बस 1 घंटे में पहुँच रहे हैं वो आपके पास। थैंक यू गुप्ता जी। ओके, बाय बाय। हेलो प्रकाश। हाय श्रुति। प्रकाश, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? टेल मी। वो जो कैपिटल बैंक वाली मीटिंग है, उसे प्लीज तुम अटेंड कर सकते हो आज? पर वहां तो तुम्हें जाना था। हाँ, लेकिन क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है मुझे लो बीपी हो रहा है। प्लीज प्रकाश, जस्ट फॉर टुडे। कितने बजे की मीटिंग है? 11:30। ओह, तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज सिर्फ आज के लिए। No problem. This is an important meeting, right? अब अगर तुम नहीं जा सकती तो मुझे तो जाना ही होगा। आखिर प्रोजेक्ट के फाइनेंस की बात है। But you take care. All right? थैंक यू सो मच। Bye. बाय। अदालत की कार्रवाई वहीं से शुरू की जाए, कल जहां छोड़ी थी। हाँ तो स्मृति जी, जब आप 24 जनवरी को दामोदर से मिलने माल रोड पर गई थी, तब दिनेश राय ने दामोदर को कुछ गुंडों से पिटवाने की कोशिश की थी। ये बात सच है या नहीं?
नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं स्मृति जी? पुलक के बयान में साफ साफ लिखा है कि उस रोज दामोदर मरते मरते बचा और उस पर दिनेश राय के गुंडों ने हमला किया था। वो हमला आपने होते हुए देखा कि नहीं? देखा था। और फिर आप दामोदर को बचाने के लिए भागी थी कि नहीं? जी। और उसी वक्त वहां पर दिनेश राय आए और आपको जाने से रोका, ऐसा हुआ था कि नहीं? जी नहीं। आप झूठ बोल रही हैं। घर वालों के दबाव में आकर ऐसा कर रही हैं आप। मैं किसी के दबाव में आकर नहीं बोल रही हूँ। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो कल भी मैं ये बात छुपा सकती थी कि मेरी दामोदर से मिलने वाली बात मेरे पति दीपक को पता थी। मैं कल भी सच बोल रही थी और आज भी सच बोल रही हूँ। योर ऑनर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि स्मृति जी पर उनके घर वालों का दबाव है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। सरकारी वकील को इस बात का कोई हक नहीं कि वो किसी को सच्चा या झूठा करार दे। ये फैसला सिर्फ अदालत को है। ऑब्जेक्शन सच है। योर ऑनर, मैं अभियुक्त दिनेश राय से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। दिनेश राय से पूछने को अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऑब्जेक्शन कौन है? सरकारी वकील को पूरा हक है अभियुक्त से सवाल पूछने। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर दिनेश राय, जब दामोदर स्मृति से मिलने आपके घर आया तो आपने उसे धक्के मार के निकलवाया था कि नहीं? हाँ। मैं पूछ सकता हूं क्यों? समझता था कि उसकी 25 साल की सजा के लिए मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए मुझे उससे खतरा था। ये पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। ये मानते हैं कि इन्हें दामोदर से जान का खतरा था और इसीलिए उन्होंने उस पर हमला करवाया था। इसीलिए दामोदर ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि उन्हें दिनेश राय से ही जान का खतरा है। तो पुलिस को भी ये बात मालूम थी तो उसने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या वो दामोदर के कत्ल का इंतजार कर रही थी? क्या बैठी है? आपको दलील पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर आपने दामोदर का कत्ल नहीं किया तो क्या आप बता सकते हैं कि 16 जुलाई की शाम 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में आप कहाँ थे? एक अपॉइंटमेंट पर था। इसका कोई सबूत? सबूत हमारे वकील देंगे। शाम 5:30 से 6 के बीच मिस्टर दिनेश रॉय एक मीटिंग में थे और इस बात का गवाह है उनका भतीजा अंकुश रॉय। जी, मिस्टर दिनेश राय उस दिन मेरे साथ थे। हम लोग कर्नल महाजन के फार्म हाउस गए थे। वहां टीकवुड प्रोजेक्ट के बारे में हमने खूब डिस्कशन किया। कर्नल महाजन का फार्म हाउस शहर से 20 किलोमीटर दूर है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, रिश्तेदारों की गवाही कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए मैंने उन्हें भी बुलाया है जिनके साथ मिस्टर दिनेश रॉय का अपॉइंटमेंट था। कर्नल महाजन। जी हाँ मिलॉर्ड, उस दिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक मिस्टर दिनेश रॉय और मिस्टर अंकुश रॉय मेरे साथ ही थे। तमाम गवाहों के बयानात और मौकाए वारदात में मिले सबूत को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दिनेश राय ने दामोदर का खून नहीं किया है। इसलिए अदालत दिनेश राय को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि जल्द से जल्द जांच पड़ताल कर असली कातिल को कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट इज एडजॉर्न। क्या सोच रहे हो दादा? कुछ भी तो नहीं। मुझे लगा कि शायद आपके दिमाग में अदालत का फैसला घूम रहा है जिसमें जज ने कहा है कि दामोदर के असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। तुम्हारे ये कहने का मतलब ये कि शायद आप इसलिए फिक्रमंद हैं कि केस अभी तक बंद नहीं हुआ। मेरे लिए तो ये केस कब का बंद हो चुका है।
ना तो मैंने दामोदर को मारा है, ना किसी से मरवाया है। तो फिर आप इतने फिक्रमंद क्यों दिखाई दे रहे हैं? मुझे फिक्र इस बात की है कि मेरा अस्थमा वाला बम मौका वारदात पर पहुंचा कैसे। उस पर मेरी उंगलियों के निशान भी थे। इसका मतलब वो मेरा ही बम था जो वहां प्लांट किया गया था। हाँ, लेकिन उसे कौन प्लांट कर सकता है? दुश्मन या तो घर में है या तो ऑफिस में। मैं अपना बम या तो ऑफिस में रखता हूं या तो घर में। खैर, इसका पता लग ही जाएगा। स्मृति ने जो कर्ज चढ़ा है मुझ पर, मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। उसी के बयान की वजह से मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं। कह देना उसे। आप खुद ही क्यों नहीं बात करते उस स्मृति से? क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने सिर्फ मुझे बचाने के लिए ऐसा कहा या वाकई वो मुझे बेगुनाह समझती है। ये बात भी आप उससे खुद ही पूछिए। अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे तो दोनों के गिले शिकवे दूर होंगे। हाँ दादा, मौका मिलते ही बात कीजिए आप। अरे याद है विमला, तूने पहली बार ऐसा कब किया था? जब हमारी नई नई शादी हुई थी। राहुल भी नहीं हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल आने के बाद आप बिजनेस में उलझ गए और मैं राहुल को बड़ा करने में। जिंदगी के 25 साल कब कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आप हंस रहे हैं। आपके गिरफ्तार होने के बाद मुझ पर क्या गुजरी पता है आपको? और आपको अगर सजा हो जाती तो मैं अपनी बाकी जिंदगी कैसे काटती? कभी सोचा है आपने? भरा बुरा परिवार है, सब लोग हैं। बच्चे तुम्हारा ख्याल रखते। बच्चे ही सब कुछ होते हैं क्या? और आपका मेरी जिंदगी में होना कोई मायने नहीं रखता? वाकई मायने रखता है। जरूर रखता है। और इसीलिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो विमला, जो दिल में आए दिल खोल कर कहो। अब मैं आपको इस तरह और पागल की तरह काम नहीं करने दूंगी। क्या काम के बगैर कोई रह सकता है? बीवी की परवाह किए बिना आदमी रह सकता है, लेकिन काम के बिना नहीं। मजाक मत उड़ाइए मेरा। मेरे कहने का मतलब है आपने अपनी सारी जिंदगी काम करने में बिता दी। मैं चाहती हूँ अब आप थोड़ा घर पे भी ध्यान दें। बाबा बूढ़े हो गए हैं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है। बहुएं घर में आ गई हैं, कुछ ही दिनों में नाती पोते भी आ जाएंगे। और अगर राहुल अंकुश को अभी आप बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे तो फिर कब सौंपेंगे? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो विमला। वैसे भी अंकुश ने खुद से इंटरेस्ट दिखाया है। बस अब राहुल से बात करना बाकी है। तो कीजिए ना।
क्योंकि आज के बाद मैं आपको काम कम और आराम ज्यादा करते हुए देखना चाहती हूँ। क्या इसीलिए फाइल छीन ली थी हाथ से? ये लीजिए। तो दिनेश राय के सारे काले पैसे का हिसाब तुम्हारे हाथ लग गए। जितने ऑफिस में मिले उतने तो मैं ले आई। वेरी गुड, ला दो मुझे। गुड, वेरी गुड, काफी। अब दिनेश राय को अंदाजा भी नहीं होगा उसके साथ क्या होने जा रहा है। अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। देखो बेटे, फिक्र मत करो। अब तबाही का जो भी खेल होगा वो सब तुम्हारे सामने होगा। दामोदर के कत्ल के इल्जाम से तो दिनेश बच गया। अब जो वार हम उस पर करेंगे उससे नहीं बचेगा। इससे पहले कि वो चैन की सांस ले, उसकी सांस फिर से उखड़ने लगे।